नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी के टॉप 200 क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग प्रश्नोत्तरी देखेंगे हिंदी की, और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल सी जूनियर असिस्टेंट, इलाहाबाद ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर, स्टेनो की जो भी वैकेंसी आई है उसके लिए जो है यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपीपीसीएस 2025, यूपीपीएससी आरओ एग्जाम, जूनियर असिस्टेंट सहित कई पेड कोर्स चल रहे हैं हमारे। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 या 9696066089 पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है, खाने की इच्छा रखने वाले के लिए बुभुक्षा, मोक्ष की कामना हो युत्सु, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि वय संधि। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह आपका ऑप्शन बी, जिसे मोक्ष की कामना हो उसके लिए जो एक शब्द यूज होता है वह मुमुक्षु यूज होता है, मुमुक्षु। और युद्ध की प्रबल इच्छा करने वाले के लिए जो एक शब्द होता है वह युत्सु। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। बाकी तीनों जो है, खाने की इच्छा बुभुक्षा, कम खर्च करने वाले को मितव्ययी और बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि जो है वह वय संधि, इसके लिए जो शब्द होता है वह वय संधि होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। कौन सा शब्द अनुपसर्ग से नहीं बना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, अनुपयोगी, अनुपकार, अनुपम, अनाड़ी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। अनाड़ी शब्द जो है यह अनुपसर्ग से नहीं बना है। बाकी तीनों में जो है अनुपसर्ग जुड़ा हुआ है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा विकल्प समास और उसके उदाहरण की दृष्टि से सही सुमेलित नहीं है। परमाणु कर्मधारय, 64 द्वंद्व समास, चक्रपाणी बहुब्रीहि समास और जितेंद्रिय संबंध तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। यह विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है। जितेंद्रिय, जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया हो, यानी भगवान बुद्ध की बात की जा रही है, तो इसमें जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। परमाणु, परम है जो अणु, यानी कर्मधारय समास। 64, 60 और 64, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, यानी बहुब्रीहि समास। इसका ऑप्शन डी वाला जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों जो है सही सुमेलित है। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। आम खाया जाता है, मोहन खाता है, उससे बैठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। तो इसमें कर्मवाच्य का जो उदाहरण है वह आपका ऑप्शन ए, आम खाया जाता है, इसमें कर्मवाच्य है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह कर्मवाच्य कहलाता है। मोहन खाता है, इसमें कर्तृवाच्य हो जाएगा, कर्तृ, और उससे बैठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता है। इन दोनों में जो है भाववाच्य हो जाएगा, भाववाच्य। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है नागपुर में हुआ था, नागपुर में, और 1975 में। तो इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। 4 शब्द दिए गए हैं, सचिवालय, युधिष्ठिर, रामायण, नमस्ते। इसमें किसका जो संधि विच्छेद सही नहीं है। आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तो इसमें जो है जो सही संधि विच्छेद नहीं है वह आपका ऑप्शन बी, युधिष्ठिर का जो सही संधि विच्छेद होता है वह युधि
धन स्थिर होता है, स्थिर। और इसमें जो है व्यंजन संधि है, इसमें व्यंजन संधि है। सचिवालय में जो संधि है वह दीर्घ स्वर संधि है। रामायण में आपका दीर्घ संधि है। और नमस्ते इसमें जो है विसर्ग संधि है। यानी बी वाला ऑप्शन सही है। बाकी यह जो है इसका संधि विच्छेद सही नहीं है। बाकी तीनों के जो संधि विच्छेद सही है। सचिवालय का सचिव धन आलय, रामायण का राम धन आयन और नमस्ते का नमय धन ते। इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं है? मंजरी, मंजीर, 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए सभी विकल्प को। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, निशामुख और निशामिग। इस निशामुख का जो अर्थ होता है वह होता है संध्या काल। और निशामिग का जो अर्थ होता है वह होता है गीदड़। बाकी तीनों जो है वह सही है। डी वाला ऑप्शन संगत नहीं है। मंजरी का जो अर्थ होता है वह कोपल होता है और मंजीर का जो अर्थ होता है वह नुपुर होता है। चरित्र का आचरण हो जाएगा और चरित्रा का इमली का पेड़ हो जाएगा। यष्टि का लाठी हो जाएगा और याष्टि का मोती माला हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन इसका डी जो है वह सही है, यह संगत नहीं है। वाघघरी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, वाक धन हरि इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें भी जो है व्यंजन संधि है, इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा सही नहीं है? लाल पीना होना, सब्ज बाग दिखाना, पीला मुंह करना या हरा ही हरा सूझना। इसमें जो सही मुहावरा नहीं है वो आपका ऑप्शन सी है, यह मुहावरा जो है सही नहीं है। बाकी तीनों जो है सही है। लाल पीला होना यानी नाराज होना, सब्ज बाग दिखाना यानी झूठी आशा देना और हरा ही हरा सूझना यानी परिस्थिति को ना समझना। इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम बोधक क्रिया या नाम धातु क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वह होती है सहायक क्रिया। इसका ऑप्शन ए सही है। किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसमें जो सही पर्यायवाची नहीं है विकल्प वह आपका ऑप्शन बी, विष्णु, लक्ष्मीपति और महेश्वर। महेश्वर जो हो जाएगा वह शंकर का पर्यायवाची हो जाएगा, शंकर का। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। बाकी तीनों विकल्प जो है वह आपके परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं एक दूसरे के। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गेय का पर्यायवाची नहीं है? निकेतन, नलिन, निलय, आगार। तो इसमें सही आंसर है आपका वह आपका ऑप्शन बी, नलिन जो है यह कमल का पर्यायवाची है, कमल। और बाकी तीनों जो है वह घर के पर्यायवाची हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं पूछा जा रहा है। छत्र, छाता, दधि, दही, शुष्क, सूखा, लक्ष्य, लक्ष्य। तो जो लक्ष्य का जो तत्सम हो जाएगा वह लाख हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी जो है वह सही है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? 4 शब्द दिए गए हैं, मीत, सौत, कपाट, पीला। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वह आपका ऑप्शन बी, कपाट का जो तद्भव हो जाएगा वह हो जाएगा किवाड़, किवाड़ जो हो जाएगा। और इसका जो तत्सम होगा वह कपाट हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। 15 नंबर प्रश्न थे हम लोग। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आपको पहचानना है। पहला वाक्य है, वह राम का नाम लेकर चल पड़ा। दूसरा वाक्य है, उसने इन बात पर आपत्ति प्रकट की। तीसरा है, सुबह शाम व्यायाम करना चाहिए। और चौथा वाक्य जो है,
वह 20 दिन तक अपने घर में ही कैद रहा। इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वह आपका ऑप्शन बी। उसने इन बात पर आपत्ति प्रकट की, इसमें जो है इनकी जगह इस हो जाएगा। उसने उसने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तो यह जो हो जाएगा वह शुद्ध हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन अशुद्ध है। बाकी तीनों जो है ए सी डी तीनों शुद्ध वाक्य हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस वक्त उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? सहायक, गुण, सत्कर्म, सुमार्ग। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन बी, गुण यहाँ पे प्रयोग होगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणों को अलंकार कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें अशुद्ध पहचानना आपको। मेरे पर कृपा करो। वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है। सी वाला ऑप्शन है मनाली अत्यंत सुंदर शहर है। और डी वाला ऑप्शन है कल मैंने दिन भर पढ़ाई की। इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वह आपका ऑप्शन ए, मेरे पर कृपा करो, यानी इसमें जो है मेरे पर नहीं मुझ पर कृपा करो, यह शुद्ध हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए जो है अशुद्ध वाक्य है। बाकी तीनों बी सी डी शुद्ध वाक्य हैं। सुमिलित करना है। त्रिभुज, त्रिपुरारी, भाई भाई, भाई बहन, इसके सामने समास दिए गए हैं, उनके साथ जो है आपको सुमिलित करना है। इसमें त्रिभुज का जो समास हो जाएगा, त्रिभुज में इसमें द्विगु समास है। और त्रिपुरारी में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। भाई भाई में यह अव्ययीभाव समास हो जाएगा। और भाई बहन में जो है ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। यानी 4 3 2 1, इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें गलत पूछा जा रहा है। जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक। जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी। जिसका इलाज कठिन हो, दुस्साध्य। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, प्रागैतिहासिक। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा उसका आपका ऑप्शन बी। जो कम खर्च करने वाला हो उसे अपव्ययी नहीं मितव्ययी कहते हैं, मितव्ययी। और जो अधिक खर्च करने वाला होता है उसको अपव्ययी कहते हैं। इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। यह गलत जोड़ा है। बाकी तीनों जो है, जो मनुष्यता से दूर हो उसे अमानुषिक, जिसका इलाज कठिन हो दुस्साध्य, और जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसे प्रागैतिहासिक। इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। मानक, मानिक शब्द दिए गए हैं, इनका आपको अर्थ बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन का आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मानक का जो अर्थ होता है वह अस्त्र हो जाएगा। और मानिक का जो अर्थ होगा वह लाल रंग का रत्न। इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रत्यय जो है सबके बाद में लगती है। 4 शब्द दिए गए हैं, परिश्रम, उद्घाटन, गायक और भरपेट। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। गायक में जो है अक प्रत्यय लगा हुआ है। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा गय धन अक, और इसमें जो है अक प्रत्यय लगी हुई है। इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। बाईस नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अपादान कारक की विभक्ति है? 4 वाक्य दिए गए हैं। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, माँ ने बच्चों को सुलाया, बिल्ली छत से कूद पड़ी, और शिकारी ने शेर पकड़ा। तो इसमें जो है इसका सी ऑप्शन सही है। बिल्ली छत से कूद पड़ी यानी से अलगाव हो रहा है, यानी इसमें अपादान कारक है। इसका ऑप्शन बी वाला जो है वह सही है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें जो है करण कारक हो जाएगा, करण कारक। माँ ने बच्चे को सुलाया, इसमें जो है कर्ता कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। और शिकारी ने शेर पकड़ा, इसमें भी कर्ता कारक हो जाएगा,
कर्ता का जो चिन्ह होता है वह नहीं होता है। 23 नंबर प्रश्न है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? बांग्ला, कोंकणी, मराठी, गुजराती। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बांग्ला जो है यह देवनागरी लिपि में नहीं लिखा जाती है। बाकी तीनों जो है कोंकणी, मराठी, गुजराती, ये तीनों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सजावट, संयम, सफर, संबल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। सजावट जो है स्त्रीलिंग का शब्द है। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? 4 चिन्ह दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसमें अर्धविराम का जो चिन्ह है वह आपका ऑप्शन डी, यह अर्धविराम का चिन्ह है। यह जो है विवरण चिन्ह है, ए वाला, और बी वाला जो है यह निर्देशन का चिन्ह है, निर्देशक का, और डी वाला जो चिन्ह, सॉरी सी वाला जो चिन्ह है वह आपका योजक का चिन्ह है। यह योजक का चिन्ह है। तो इसमें जो अर्धविराम का चिन्ह है वह आपका ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर है आपका वह आपका ऑप्शन सी। आग्रह का विलोम जो होता है वह विग्रह नहीं होता है, यानी आग्रह का जो विलोम होता है वह दुराग्रह होता है, दुराग्रह। बाकी तीनों जो है, तीनों विकल्प सही युग्म है। विधि का निषेध होता है, आह्वान का विसर्जन होता है, अमीय का हलाहल होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। यह एक गलत युग्म है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग है? 4 ऑप्शन दिया गया है, चाय, नदी, चिट्ठी, सोना। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी है। सोना जो है यह पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग है। इसका ऑप्शन डी सही है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक शुद्ध शब्द है आपको यह बताना है। अमावस्या, अनुसरण, भागीरथी या मिष्ठान। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, भागीरथी यह शब्द जो लिखा गया है यह सही है। अमावस्या में क्या गलती है? अमावस्या में यह इसमें छोटा सा होता है, अमावस्या, ये होती है अमावस्या। अनुसरण में अनुसरण, यह अनुसरण हो जाएगा। और यह मिष्ठान नहीं होता, यह मिष्ठान होता है, मिष्ठान, मिष्ठान, इसमें डबल ना होता है। इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। भागीरथी जो है शुद्ध वर्तनी का शब्द है, बाकी तीनों जो है अशुद्ध वर्तनी है। मुहावरों को उनके अर्थों से मिलान कीजिए। 4 मुहावरे दिए गए हैं, एक तरफ जो है, दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए गए हैं, उनके साथ जो है सही मिलान करना है। आंचल पसारना, इसका जो अर्थ होता है वह हो जाएगा आपका प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। उड़ती चिड़िया पहचानना, यानी रहस्य की बात को दूर से जान लेना। इसका बी वाला हो जाएगा। और कंचन बरसाना, यानी कंचन बरसना, यह जो हो जाएगा लाभ ही लाभ होना। और कलम तोड़ना, बहुत अच्छा लिखना। इसका जो हो जाएगा 1 2 3 4, इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। दोस्तों, अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनो ग्रुप सी ग्रुप डी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यह कोर्स आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर परचेज कर सकते हैं। इस समय डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप लोग जो है डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपके सामने 4 शब्द दिए गए हैं, अनुग्रहित, दृश्य, विरहणी, निरस्ता। तो इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है आपको यह पहचानना है। इसका ऑप्शन ए जो है यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अनुग्रहित जो लिखा गया है यह शुद्ध है। बाकी बी वाले ऑप्शन में जो दृश्य लिखा गया है वह दृश्य, यह दृश्य शुद्ध होता है। यह विरहणी, यह विरहणी होता है, यह विरहणी होता है। और निरस्ता नहीं होता है, यह नीरस्ता होता है, निरस्ता। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। कनक का अनिकार्थी है। 4 शब्द दिए गए हैं, पलाश, प्राणी, सुगंध, पूज्य। तो इसमें जो
कनक का अनिकार्थी शब्द है वो है आपका ऑप्शन ए पलाश, कनक का अनिकार्थी शब्द है। कनक के अन्य अनिकार्थी शब्द जो होते हैं सोना, धतूरा, गेहूं, पलाश, ये सभी कनक के अनिकार्थी शब्द हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। कौन सा विकल्प अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है? पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ, धर्म भ्रष्ट। तो इसमें जो है अधिकरण तत्पुरुष का जो चिन्ह होता है में पर, में पर। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम होता है, पुरुषों में उत्तम, तो इसमें जो है में यानी यह अधिकरण तत्पुरुष है। तो इसमें जो नहीं है वह आपका धर्म भ्रष्ट, जो धर्म से भ्रष्ट हो, यानी धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। और से जो है समास का जो चिन्ह है से, यह अपादान का है, अपादान तत्पुरुष समास है इसमें, धर्म भ्रष्ट में। और बाकी तीनों में जो है पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ, जो कुलों में श्रेष्ठ हो, तो इन सभी में अधिकरण तत्पुरुष समास है। बाकी डी वाले में जो है अपादान तत्पुरुष समास है। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्विगु, द्वंद्व, बहुब्री, अव्ययी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 33 का जो है बी सही है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। निम्नलिखित में से कौन असुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन जो है असुर का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, मही और आद्री, यह दोनों जो है असुर के पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन में जितने भी शब्द दिए गए हैं ये सभी असुर के पर्यायवाची हैं। महीधर और आद्री जो है यह पर्वत के पर्यायवाची हैं, पर्वत के। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? इसमें तद्भव शब्द नहीं यानी वह शब्द होगा तत्सम होगा। राय, खेत, दाहिना, कवि। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी है, कवि शब्द जो है यह तद्भव नहीं है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को कौन सी संधि कहते हैं? व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को कौन सी संधि कहते हैं? तो इसको व्यंजन संधि कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। कौन सा विकल्प व्यंजन संधि का नहीं है? 4 शब्द दिए गए हैं, उद्धरण, उदित, वाक्जाल, रसायन। तो इसमें जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन डी, रसायन में दीर्घ संधि है। और इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो रस धन आयन हो जाएगा, और इसमें दीर्घ संधि है। उद्धरण का जब संधि विच्छेद करेंगे तो उत, उत धन धरण, उत धन धरण हो जाएगा। तद्धित का जो हो जाएगा तत् धन धित। और वाक जाल का वाक, वाक धन जाल, वाक जाल का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इन तीनों में जो है ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी तीनों ऑप्शन में जो शब्द हैं इन सभी में व्यंजन संधि है और रसायन में दीर्घ संधि है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध, वाक्य अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध वाक्य पहचानना आपको। 4 ऑप्शन दिया गया है। वह क्रोध में भरकर चिल्लाने लगा। बी वाला ऑप्शन है अब मेरी बात मान लो। सी वाला ऑप्शन है वह राम का नाम लेकर चल पड़ा। और अंतिम जो वाक्य है धन से रहित जीवन व्यर्थ है। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन ए, वह क्रोध में भरकर चिल्लाने लगा। यह जो है आपका अशुद्ध वाक्य है। इसका जो शुद्ध हो जाएगा वह क्रोध से चिल्लाने लगा, वह क्रोध से चिल्लाने लगा, यह वाक्य जो हो जाएगा वह शुद्ध हो जाएगा। बाकी तीनों जो वाक्य हैं बी सी डी ये सभी शुद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। काली घटा का घमंड घटा, इसमें किस प्रकार का अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, इसमें यमक अलंकार है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोग वर्ण कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो हिंदी वर्णमाला में जो अयोग
वर्ण है वह अंग और अ है। यह बी वाला ऑप्शन जो है वह सही है। हिंदी वर्णमाला में जो अयोगवाग शब्दों की जो वर्णों की जो संख्या है वह 2 है, अंग और अ। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। आप यहाँ बैठ जाइए वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है? आप जो है कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष। तो आप जो है यह मध्यम पुरुष सर्वनाम है। और मध्यम पुरुष सर्वनाम में तुम, आप, तुझको, ये सभी जो है मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी भाव नहीं है? हास, रत, स्मृति, शोक। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। स्मृति जो है यह अस्थायी भाव नहीं है। बाकी तीनों जो है अस्थायी भाव हैं। हास जो है यह हास्य रस का जो अस्थायी भाव है हास है, हास्य रस का। रति जो है यह श्रृंगार रस का है, रति श्रृंगार रस का। और शोक जो है करुण रस का है। करुण रस का जो अस्थायी भाव है वह शोक है। इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही है। संरचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? संरचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। साधारण या सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सा शब्द निपात का उदाहरण नहीं है? निपात वह होता है किसी बात पर अधिक भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह निपात कहलाता है। निपात शब्द कहलाता है। जैसे कि भी, तो, केवल, मात्र, ही, ये सभी क्या है? निपात शब्द हैं। तो इसमें जो निपात शब्द नहीं है वह है आपका ऑप्शन सी, मैं। बाकी तीनों जो है निपात शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अनुपसर्ग से बनने वाला शब्द है। 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से कौन सा शब्द जो है अनु उपसर्ग से बना है? आप लोग ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन डी। अनु शब्द में जो उपसर्ग है वह अनु है। अनु, धन, जय। और इसमें जो है अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अनुपजाऊ में, अन्न उपजाऊ में इसमें अन उपसर्ग है। इसमें अन उपसर्ग है। अन्न, धन, उपजाऊ। और अनुर्वर, अनुवर, अनु उर्वर। तो इसमें जो है अन, धन, उर्वर। इसका अनुर्वर हो जाएगा। और अनुपयोगी में इसमें अन, धन, उपयोगी हो जाएगा। तो इसमें जो अनुपसर्ग जुड़ा हुआ है वह अनुशब्द में जुड़ा हुआ है। इसका ऑप्शन डी सही है। दुर्नीति का सही संधि विच्छेद कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें जो सही आंसर आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी, दुह, धन, नीति। यह इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें जो है विसर्ग संधि है। दुर्नीति में जो है विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। इनमें से 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से कौन सा एक भिन्नार्थक शब्द है आपको पहचानना है। पावक, अनिल, शुचि, कृषाणु। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन बी। अनिल जो है यह हवा की पर्यायवाची है, हवा की। और पावक, शुचि, कृषाणु ये सभी जो है आग के पर्यायवाची शब्द हैं, आग के। तो जो भिन्नार्थक हो जाएगा वह आपका अनिल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग सही नहीं है? प्रचुर, पर्याप्त, पाच्य, अपाच्य, प्रसार, संकोच, निराधम, नर, पुंगव। तो इसमें जो है जो सही युग में नहीं है वह आपका ऑप्शन ए है। प्रचुर का जो विलोम होता है वह दुर्लभ होगा। प्रचुर का जो विलोम होगा वह दुर्लभ या अपर्याप्त होगा। दुर्लभ। बाकी तीनों जो है सही युग में है। पाच्य का अपाच्य, प्रसार का संकोच और निराधम का नर, पुंगव। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। 49 नंबर प्रश्न है। एक तरफ पत्रिकाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ जो है उनके संपादक दिए गए हैं। इसके साथ जो है आपको सुमिलित करना है। कवि वचन सुधा जो पत्रिका है ये आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। और हिंदी प्रदीप जो पत्रिका के जो संपादक थे वह बालकृष्ण भट्ट थे। और ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक हैं वह नारायण, प्रताप नारायण मिश्र।
और सदादर्श जो पत्रिका के संपादक वह लाला श्रीनिवास दास हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3-4-1-2, 3-4-1-2, यानी इसका सी वाला ऑप्शन जो है वह सही है। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में जो है 11-11 मात्रा, और दूसरे और चौथे चरण में जो है इसमें 13-13 मात्रा। तो इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। मुहावरों और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें सही पूछा जा रहा है, सही युग्म। ए वाला ऑप्शन है दाल ना गलना, पूरा बस चलना। दूसरा है दिन का फेर होना, दिन भर भटकते रहना। त्रिशंकु होना, अधर में लटकते रहना। और डी वाला ऑप्शन है 2 दिन का मेहमान, लंबे समय तक जीना। तो इसमें जो सही युग्म है वह आपका ऑप्शन सी, त्रिशंकु होना यानी अधर में लटके रहना। इस मुहावरे का जो अर्थ होता है त्रिशंकु होने का, अधर में लटके रहना। दाल न गलना, इसका जो अर्थ होगा युक्ति ना चलना यानी बस ना चलना। और दिन का फेर होना यानी बुरे दिन का आना। और 2 दिन का मेहमान यानी बहुत, यानी जल्दी मरने वाला, जो 2 दिन का मेहमान हो। तो इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा, त्रिशंकु होना, अधर में लटकते रहना। बाकी तीनों मुहावरों के जो अर्थ हैं वह गलत दिए गए हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो उन्हें जो है स्वर कहा जाता है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। और जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की जो परिभाषा होगी, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं वह व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जो देखने योग्य ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अवर्णीय, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, दर्शनीय। तो उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो देखने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द अदर्शनीय होगा, और जो देखने योग्य होगा उसे दर्शनीय कहेंगे। उसके लिए एक शब्द जो होगा वह दर्शनीय होगा। इसका ऑप्शन डी सही है। स्वल्प, स्वल्प का संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सुधन अल्प। इसमें यण संधि है, यण संधि है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? कौन सा शब्द जो है शुद्ध लिखा गया है? 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शुद्ध है आपको पहचानना है। विधाता, सर्वश्रेष्ठ, भूमिगत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही वर्तनी का शब्द है वह है आपका ऑप्शन ए, विधाता जो है शुद्ध लिखा गया है। सर्वश्रेष्ठ में क्या गलती है? यहाँ पर टा नहीं ठा होगा, सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ। और भूमिगत में क्या गलती है? वह भूमिगत होता है, भूमिगत। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 6, 5, 8, 10। तो भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या जो है कुल 8 है। कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। ये 8 रसों की संख्या है जो भरत मुनि के अनुसार। अगर एग्जाम में पूछता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होगी, तो 8 आप आंसर सही करेंगे। लेकिन अगर पूछता है कि रसों की संख्या कितनी है, तो उसमें जो है वो 9 होगा। उसमें ऑप्शन में आपको 9 दिया रहेगा, तो आप 9 ही टिक करेंगे। अगर भरत मुनि के अनुसार पूछता है तो आप 8 टिक करेंगे। मूर्ति देवी पुरस्कार एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रदान किया जाता है?
भारतीय ज्ञानपीठ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन या भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। मूर्ति देवी पुरस्कार जो है भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। बेसहारे का सहारा अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। बेसहारे का सहारा, इस लोकोक्ति का जो सही लोकोक्ति क्या होगी? अंधे की लकड़ी, अंधे के हाथ बटेर, आग लगने पर कुआं खोदना या अंत भला सो भला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अंधे की लकड़ी होना यानी बेसहारे का सहारा होना। परिणाम और परिमाण, इसका शब्द का सही अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है आपके सामने। ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इस परिणाम का जो अर्थ होता है वो नतीजा होता है और परिमाण का जो अर्थ होता है वह मात्रा होता है, मात्रा। तो इसमें ऑप्शन बी वाला जो है वह सही है। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। इसका ए ऑप्शन जो है वह सही है। नील गाय में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो इसमें जो नील गाय का जब समास विग्रह करेंगे तो उसका जो समास विग्रह होगा नीली है गाय जो, यानी इसमें जो है आपका कर्मधारय समास है। जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष से अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो वह जो है कर्मधारय समास होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, राधे श्याम, पन्नालाल, हिमालय, यह तीनों जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने। तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। इसका जहाँ पे किसी भी शब्द में जो जोड़ता है वह बहुवचन में हो जाता है। जैसे लड़कों, लड़कों, जानवरों, जानवरों, यानी ओ प्रत्यय जुड़ते ही वह शब्द जो है बहुवचन में बदल जाता है। जिसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम शब्द पहचानना आपको। रोग, कौन, नींद, सफाई। तो सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, तो वह जो है सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो इसमें कौन जो है सर्वनाम शब्द है। वह, तुम, हम, ये सभी क्या है? ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगहन, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो तत्सम रूप हो जाएगा अगहन का वह आपका ऑप्शन ए, अग्रहायण। अग्रहायण जो है यह अगहन का तत्सम रूप है। ई वाला ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? विस्माद बोधक, परिमाण बोधक, क्रिया विशेषण या संबंध बोधक। तो इसमें जो अव्यय का भेद नहीं है वह आपका ऑप्शन बी है, परिमाण बोधक जो है यह अव्यय का भेद नहीं है। इसका बी ऑप्शन जो है वह सही है। अव्यय के कुल 5 भेद होते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं। एक क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक और निपात। ये 5 भेद होते हैं अव्यय के। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है, परिमाण बोधक अव्यय का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी,
कौवा, खरगोश, मंडल, ये तीनों शब्द जो हैं पुल्लिंग है। इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान 1991 में रामविलास वर्मा को प्रदान किया गया था। किस रचना के लिए? तो इनकी रचना थी भारत के प्राचीन भाषा और हिंदी। इस कृति के लिए जो है इन्हें प्रथम व्यास पुरस्कार प्रदान किया गया था 1991 में। इसका ए ऑप्शन जो है वह सही है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी वो शब्द जो होगा वो तत्सम होगा? 8, आम, आधा, अग्नि। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अग्नि जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो हो जाएगा वह आग हो जाएगा। बाकी तीनों जो है आम, 8, आम, आधा, ये तीनों जो है तद्भव शब्द हैं। निम्नलिखित में निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। निकृष्ट, निर्भय, निर्वाह, निर्दोष। तो इसका जो निकृष्ट शब्द है इसमें नि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। नि उपसर्ग, निधन कृष्ट, इसमें नि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। और निर्भय में निर्धन भय हो जाएगा, निर्वाह में निर्धन वाह हो जाएगा और निर्दोष में निर्धन दोष हो जाएगा। इन तीनों में निर उपसर्ग जुड़ा हुआ है, बाकी ई वाले ऑप्शन में जो है नि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत कौन सा है? कौन सा सही युग्म नहीं है विलोम का? अथ का इत, अवनत का पतन, अल्पज्ञ का बहुज्ञ और अनुकूल का प्रतिकूल। तो इसमें जो गलत युग्म है वह आपका ऑप्शन बी। अवनत का जो विलोम होता है वह उन्नति होता है, वह उन्नति होता है, उन्नति। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। बाकी तीनों अथ का इति होता है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है और अनुकूल का प्रतिकूल होता है। पर्यायवाची शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसमें जो सही युग्म नहीं है वह आपका ऑप्शन सी, ये आपको सामने से दिख रहा होगा। पर्वत, पहाड़, पुस्तक, यानी पर्वत पहाड़ एक पर्यायवाची हो गए एक दूसरे के, और पुस्तक जो है अलग हो जाएगा, भिन्न है इससे। बाकी तीनों युग्म जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य चुनिए। 4 वाक्य दिए गए हैं। हमें किसी से कुछ नहीं कहना। दूसरा वाक्य है, मुझे वही सामान लेना है। तीसरा वाक्य है, कल तुमको कहाँ जाना है। और डी वाला वाक्य है, जिसे देखो वह व्यस्त है। इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वह आपका ऑप्शन सी वाला है। कल तुमको कहाँ जाना है, इसमें कल तुम्हें कहाँ जाना है, यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं होगा, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। कल तुम्हें कहाँ जाना है, यह शुद्ध हो जाएगा। तो अशुद्ध वाक्य जो है वह आपका ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? डाकगाड़ी, सप्ताह, प्रधानमंत्री, भरपूर। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन डी, भरपूर में अव्ययी भाव समास है। बाकी डाकगाड़ी में आपका तत्पुरुष समास है और सप्ताह में द्विगु समास हो जाएगा और प्रधानमंत्री में कर्मधारय समास है। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने। रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। हिंदी साहित्य का अतीत जो पुस्तक है इसके लेखक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित पर्यायवाची को सुमेलित कीजिए। 4 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, प्रकाश, बादल, महादेव, प्रिया। तो इसमें प्रकाश का जो पर्यायवाची शब्द है वह द्वितीय हो जाएगा।
और बादल का पर्यायवाची वारिधर हो जाएगा, महादेव का पर्यायवाची चंद्रशेखर हो जाएगा, और प्रिया का जो पर्यायवाची हो जाएगा वह आपका वल्लभा हो जाएगा। यानी 2 1 4 3, इसका ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है। तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो उसके लिए जो एक शब्द है वह है प्रत्युत्पन्न मत। प्रत्युत प्रत्युत्पन्न मत एक शब्द होता है तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाले के लिए। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? मुकुल, अरविंद, शतपत्र, सरसिज। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए। मुकुल का जो है कमल कमल का जो पर्यायवाची है वह मुकुल नहीं है। बाकी तीनों अरविंद, शतपत्र, सरसिज ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। मुकुल का जो पर्यायवाची है, मुकुल कली का पर्यायवाची है, कली का। इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। मुकुल जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में से कौन सा घना का विलोम है? घना का विलोम क्या है? सघन, विरल, गजेन या गुंजान। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा बी। घना का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह विरल हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक स्त्रीलिंग शब्द है? द्विज, युगावतार, तृष्णा, शिष्टाचार। तो इसमें तृष्णा जो शब्द है, तृष्णा यह स्त्रीलिंग का शब्द है, बाकी तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। विलोम युग्म सुमेलित नहीं है कौन सा? योग्य, अयोग्य, जल थल, क्षणबद्ध, काव्यात्मक और मृत जीवित। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है युग्म वह आपका ऑप्शन सी वाला छंदबद्ध का जो विलोम होता है वह गद्य या गद्यात्मक होगा, काव्यात्मक नहीं। तो इसका ऑप्शन सी वाला जो है वह सही है, यह गलत युग्म है। बाकी तीनों जो है सही सुमेलित हैं। योग्य का जो विलोम होगा वह अयोग्य होगा, जल का थल होगा और मृत का जीवित हो जाएगा। तुलसी तुलसीदास ने विनय पत्रिका और कवितावली की रचना निम्न में से किस भाषा में की? अवधी में, ब्रजभाषा में, बुंदेली में या भोजपुरी में? तो इसका सही आंसर आपका वह है आपका बी, ब्रजभाषा में। विनय पत्रिका और कवितावली दोनों की रचना जो है ब्रजभाषा में की गई है तुलसीदास के द्वारा। और अवधी भाषा में जो इनकी रचना है वह रामचरितमानस है। रामचरितमानस मानस की जो रचना है वह अवधी भाषा में की गई है। इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। परिमाणवाचक भेद है। परिमाणवाचक किसका भेद है? संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का या कारक का? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यह परिमाणवाचक जो है विशेषण का भेद है। और विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। तीसरा जो है परिमाणवाचक जो हो जाएगा वह विशेषण का भेद है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। संसद शब्द में संज्ञा है समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो संसद शब्द जो है यह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसका ए ऑप्शन सही है। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अपना मतलब निकालना। अपना अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना मतलब निकालना हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन सही है। रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो यह रचना इंसा अल्लाह खां की है। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है। हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य में कौन सा कारक है?
करण, अपादान, संप्रदान या कर्म। तो इसमें अपादान कारक है, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है। सुमित धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे शब्द जो है यह क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है, धीरे धीरे। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? 4 शब्द दिए गए हैं, नीरस, पारिवारिक, उज्ज्वल और अंतर्धान। इसमें जो शुद्ध वर्तनी का शब्द है वह आपका ऑप्शन डी है। अर्तधान जो है यह शुद्ध लिखा गया है, बाकी ये जो है इसमें यह नीरस होता है, नीरस, और ये पारिवारिक होगा, पारिवारिक। और उज्ज्वल में आपको पता ही है, इसमें उज्ज्वल, यह उज्ज्वल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अंतर्धान जो शुद्ध लिखा गया, बाकी तीनों जो है ए बी सी ऑप्शन अशुद्ध वर्तनी के शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? 4 व्यंजन दिए गए हैं आपके सामने, स, ला, घा और ज्ञा। इसमें जो संयुक्त व्यंजन है वह आपका ऑप्शन डी, ज्ञा शब्द जो है यह संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। वे शब्द जो 2 व्यंजनों के संयुक्त रूप से बनते हैं वह जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसमें ज प्लस इया, इससे जो है ज्ञा बनता है। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। तपोवन में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं? तो तपोवन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो उसका संधि विच्छेद होगा तप धन वन। इसमें जो है विसर्ग संधि है, तपोवन में विसर्ग संधि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन व्यंजन में ड़ा का स्थान है, उच्चारण स्थान है, यहाँ पे उच्चारण पूछा जा रहा है, तालु, जीभ, दांत या नसिका। तो ड़ा का जो उच्चारण स्थान है वह नसिका है। म, न, ड़ा, इन तीनों का जो उच्चारण स्थान है वह नसिका है। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। ये तीनों जो है नसिक व्यंजन है। सांप छछूंदर की गति होना, सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा असमंजस में पढ़ना, यानी दुविधा में पढ़ना। इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। सांप छछूंदर की गति होने मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा असमंजस में पढ़ना, यानी दुविधा में पढ़ना। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मग्लान या आत्मकथा। तो अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा जो होती है वह आत्मकथा कहलाती है। इसका ऑप्शन डी सही है। विलोम विलोम युग्म दिए गए हैं, कौन सा एक सुमिलित नहीं है? कनिष्ठ, अनुज, विहित, निषेध, विदेशी, स्वदेशी, विपन्न, संपन्न। तो इसमें जो युग्म सही नहीं है वह आपका ऑप्शन ए है। कनिष्ठ का जो विलोम होता है वह ज्येष्ठ, ज्येष्ठ या वरिष्ठ होगा। बाकी तीनों जो है सही सुमेलित है। विहित का निषेध होता है, विदेशी का स्वदेशी हो जाएगा और विपन्न का संपन्न हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? जहां 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त या नाम धातु। तो यह जो है संयुक्त क्रिया कहलाती है। इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। निम्नलिखित में से सही वाक्य पहचानिए।
इसमें से कौन सा वाक्य जो है सही आपको पहचानना है। आप लोग ऑप्शन 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है, यह वाक्य जो है शुद्ध है। इसका ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आसान सा है। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। इसमें परि जो है उपसर्ग जुड़ा हुआ है। परिवर्तन और परिवार में परि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो वह जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अंतिम क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ग्राम, अश्रु, सूर्य, माथा। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वह आपका ऑप्शन डी है। माथा जो है तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम हो जाएगा मस्तक हो जाएगा। मस्तक, मस्तक इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। दोस्तों, पर्यायवाची को सुमेलित कीजिए। आपके सामने 4 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, गंगा, गृह, गरुड़, गणेश। उनको जो है उनके पर्यायवाची शब्दों के साथ सुमेलित करना है। तो गंगा का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जाह्नवी, गृह का आगार, गरुड़ का वातनेय और गणेश का गणादि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2, यानी ए ऑप्शन सही है इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है। विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? इसमें से सही आपको चुनना है, कौन सा सही युग्म है। क्रोध गुस्सा, आस्तिक नास्तिक, धरा पृथ्वी, महात्मा संत। तो इसमें सही युग्म है आपका ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी। आस्तिक का जो विलोम होता है वह नास्तिक होता है। बाकी तीनों जो है वह समानार्थी शब्द है। क्रोध का गुस्सा, धरा का पृथ्वी और महात्मा का संत, ये तीनों जो है ए, सी और डी तीनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, बाजरा, उड़द, अरहर। तो इसमें अरहर शब्द जो है यह आपका स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में आपका अरहर हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, ज्वार, मूंग, ये सभी स्त्रीलिंग के शब्द हैं। बाकी तीनों जो है चना, बाजरा, उड़द, गेहूं, जौ, ये सभी पुल्लिंग है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, यहाँ पे हो जाएगा। रेखांकित शब्द को पहचानिए। इसमें जो तक है यह कौन सा शब्द है? विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या निपात है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यह तक जो है यह निपात शब्द है। इसका ऑप्शन डी सही है। लिंग के आधार पर असंगत युग्म है। कौन सा युग्म जो है असंगत आपको पहचानना है लिंग के आधार पर। कुमार कुमारी, दास दासिन, तरुण तरुणी और सुंदर सुंदरी। इसमें जो असंगत है वह आपका ऑप्शन बी। दास का जो स्त्रीलिंग होगा वह दासी हो जाएगा, दासी। बाकी तीनों जो है सही युग्म है। कुमार का कुमारी, तरुण का तरुणी और सुंदर का सुंदरी। इसका ऑप्शन भी सही है। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता कैसे चलता है? सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता कैसे चलता है? क्रिया से, कर्म से, कर्ता से या वचन से? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन ए। सर्वनाम वाले वाक्यों में क्रिया से जो है लिंग का पता चलता है। जैसे वह खाता है, जाता है, खाती है, जाती है, गाती है, गाता है। इससे जो है उसके लिंग का पता चलता है किससे? क्रिया से। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? आप लोग ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। किस विकल्प में सभी शब्द जो है तत्सम है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। पीत, पूर्ण, पास और पुण्य, चारों शब्द जो है यह तत्सम शब्द है। यह ए वाला ऑप्शन जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं जुड़ा है? पुनर्जन्म, चिरंजीवी, दीर्घायु और प्रसारित। तो इसमें जो सही आंसर आपका वह ऑप्शन सी। दीर्घायु में जो है इसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा है। जब इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा दीर्घ धन आयु। ये दोनों जो है मूल शब्द है। पुनर्जन्म में जो है पुनर जो है यह आपका उपसर्ग जुड़ा हुआ है। चिरंजीवी में चिर उपसर्ग जुड़ा हुआ है और प्रसारित में प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है। प्र धन
सार धन इत प्रत्यय, इसका ऑप्शन सी वाला जो हो जाएगा वह सही है। कर करी सम भिन्नात्मक शब्द है और उनका अर्थ बताना आपको। श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द है कर और करी। तो इस कर का जो अर्थ होता है वह हाथ होता है और कर का जो अर्थ होता है वह हाथी होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। हाथी और हाथ और हाथी, इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित विलोम शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? मलिन पवित्र, यद्यपि तदपि, पृष्ठभाग अग्रभाग, बोध मुक्त। यहाँ पे पृष्ठभाग होगा, पृष्ठभाग अग्रभाग। तो इसमें जो असंगत युग्म है आपका वो आपका ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बोध का जो विलोम होता है वह अबोध होता है और मुक्ति का जो विलोम होता है वह बंधन होता है। बाकी तीनों जो ऑप्शन आपका सही युग्म है। मलिन का पवित्र, यद्यपि का तदपि और पृष्ठभाग का अग्रभाग, इसका ऑप्शन डी सही है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? तो वाक्यों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ये दो वर्गीकरण है। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रेक्षक, समीक्षक, उपेक्षक या परीक्षक। तो किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाले के लिए एक शब्द होगा वह समीक्षक होगा। इसका बी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? चार शब्द दिए गए हैं, दंड, दाढ़ी, दिवाली, दाई। तो इसमें दंड शब्द जो है ये तत्सम शब्द है, बाकी तीनों जो है तद्भव शब्द है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अगला जो क्वेश्चन है वह आपका गणों की संख्या कितनी होती है? गणों की संख्या कितनी मानी गई है? 5, 7, 8, 3। तो गणों की जो संख्या मानी गई है वह कुल 8 मानी गई है। यगण, मगण, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़, ये 8 गण हैं। इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? 4 रचनाएं दी गई हैं, परिमल, नीरजा, कामायनी और अनामिका। तो इसमें जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है वह कामायनी है। परिमल और अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है और नीरजा जो है आपको पता ही होगा महादेवी वर्मा जी का है। महादेवी वर्मा जी की रचना है नीरजा। तो इसका ऑप्शन सी सही जो है सही है। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? चारों ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर जो है वह आपका ऑप्शन डी, दानव, मानव, ब्राह्मण, ये तीनों जो है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरों का चयन विकल्पों में से कीजिए। किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना क्या कहलाता है? लकीर का फकीर होना, मक्खी मारना, सेगी बगाड़ना, राई का पहाड़ बनाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इस मुहावरे का जो विकल्प सही होगा वो आपका ऑप्शन ए, लकीर का फकीर होना। किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, लकीर का फकीर होना, इसका सही आंसर हो जाएगा। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, इसका कर्म कारक जो हो जाएगा को, बोध चिन्ह जो होता है कर्म कारक का वह को होता है। करण का जो है वह से के द्वारा होता है, करण का से के द्वारा होता है, संप्रदान का के लिए होता है और अधिकरण का में पर होता है, में पर। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, में कौन सा अलंकार है? उसका सही विकल्प चुना। संदेह अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार या एमक अलंकार। तो इस पंक्ति में जो है उपमा अलंकार है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, इसमें उपमा अलंकार है। निम्न में से बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। योद्धा, पानी, जनता, वर्षा। इसमें योद्धा जो है यह बहुवचन है, पानी, जनता, वर्षा ये तीनों जो है एक वचन के शब्द हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही है। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? पर्णकुटी जो है कौन सा शुद्ध लिखा गया है? तो इसमें जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन डी, पर्णकुटी जो ये लिखा गया है यह शुद्ध वर्तनी का शब्द है।
बाकी तीनों जो है अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य है, राम राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। बी वाले ऑप्शन में है, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। तीसरा वाला जो ऑप्शन है, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा। तीसरा जो ऑप्शन है, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। यह जो है शुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? लिपि, वर्ण, शब्द, वाक्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है अक्षर या वर्ण। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। निम्न में से तालव्य ध्वनि है, किसका किसका उच्चारण जो है तालव्य है? टा, प, स, का। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। स का जो उच्चारण स्थान है वह तालव्य है। सा के अलावा जो है दीर्घ ई, ज, झ, या, स, इन सभी का जो उच्चारण स्थान है वह तालव्य है। का जो कंठ है और टा का जो मूर्धा है, मूर्धा, और पा का जो हो जाएगा वह ओष्ठ हो जाएगा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी है, चेन्नई में स्थित है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय। और इसकी स्थापना 1918 में हुई थी। 1918 में इसकी स्थापना मद्रास में की गई थी, जो वर्तमान में चेन्नई है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। सुमेलित कीजिए। 4 रचनाएं दी गई हैं और उनके साथ रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। तो कौन उनके साथ जो है सुमेलित करना आपको। 4 ऑप्शन दिया गया है आपके सामने। अखरावट जो रचना है, अखरावट, ये आपके मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। प्रेम सरोवर, यह भारतीय हरिश्चंद्र की रचना है, प्रेम सरोवर। नहुस, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4, 2, 3, 1, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कंठोष्ठ ध्वनि है। 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने। तो इसमें जो कंठोष्ठ ध्वनि है वह आपका ऑप्शन डी, ओ। ओ का जो उच्चारण स्थान है वह कंठोष्ठ है। आ का कंठ से है, आ का कंठ से, आ और दीर्घ दोनों का उच्चारण स्थान जो है कंठ है। और ई और दीर्घ ई दोनों का जो उच्चारण स्थान है वह तालु है, तालु इसका है। और उ और दीर्घ उ दोनों का उच्चारण जो है स्थान ओष्ठ है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओ का जो उच्चारण स्थान है वो आपका कंठोष्ठ है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? 4 ऑप्शन दिया गया है, खा, च, म, ठ। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन सी है। म वर्ण जो है यह घोष वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और 5वां वर्ण, यह जो है घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। तो म जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है सभी स्वर भी आते हैं घोष में, सभी स्वर। और य, र, ला, व और हा, ये सभी जो है घोष वर्ण या सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। यानी घोष वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण और सभी स्वर और य, र, ल, व, हा, ये सभी जो है घोष वर्ण है। इसका ऑप्शन आपका सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इक प्रत्यय से बनने वाला शब्द है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन से शब्द में जो है इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है? जैसा कि आप सभी को पता है, इक जो है प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगती है। तो इसमें ऐतिहासिक, इसमें एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। व्यावसायिक, इसमें भी एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। औद्योगिक, इसमें भी एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। तीनों शब्दों में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? लेखक, लेखिका, चूहा, चुहिया, अनपत्य, अनापत्य, अनपत्य, पापी, पापिनी। तो इसमें जो असंगत युग्म है वो आपका ऑप्शन सी, अनपत्य का जो स्त्रीलिंग होगा वह अनपत्या होगा, अनपत्या। इसका ऑप्शन सी जो है वह असंगत युग्म है। यथाशीघ्र में कौन सा समास है? यथाशीघ्र में कौन सा समास है? जितना शीघ्र हो, यानी इसमें अव्ययी भाव समास है। इसका ऑप्शन डी सही है। उल्लू का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द जो है उल्लू का पर्यायवाची नहीं है, आपको चुनना है। कौशिक, उतुंग, उलूक, लक्ष्मी वाहन। इसमें उतुंग जो है, उतुंग, यह उल्लू का पर्यायवाची नहीं है और यह ऊंचा का पर्यायवाची है। यह ऊंचा की पर्यायवाची है, उतुंग।
बाकी तीनों जो है कौशिक, उल्लू, लक्ष्मीवाहन, तीनों उल्लू के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, लाघव का विलोम। लाघव का विलोम क्या होगा? दाता, नश्वर, सन्यासी, गौरव। तो लाघव का जो विलोम होता है वह गौरव होता है। निम्न में से तद्भव शब्द खोजना है। 4 शब्द दिए गए, इनमें कौन सा तद्भव शब्द है? एकाशीत, ज्येष्ठ, व्याघ्र, आंख। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आंख जो हो जाएगा यह तद्भव शब्द हो जाएगा। बाकी तीनों जो है, तीनों शब्द यह तत्सम शब्द है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द है। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक अशुद्ध है आपको पहचानना है। तो इसमें पारलौकिक जो है यह अशुद्ध है। पारलौकिक होता है, लौकिक। बाकी तीनों जो है एक्ट, गीतांजलि, ज्योत्सना, ये तीनों जो है शुद्ध शब्द है। पारलौकिक जो है अशुद्ध है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोकोक्तियों को उनके अर्थों के साथ मिलान करना है। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, सब सुनिए सबकी, करिए मन की। तीसरा जो लोकोक्ति है, काला अक्षर भैंस बराबर। और चौथा है, जैसे नाग नाथ वैसे सांप नाथ। तो इसको सही मिलान कीजिए। तो पहले का जो हो जाएगा, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसके लिए जबरदस्ती गले पड़ना। इसका सी इसका अर्थ है। मान न मान मैं तेरा मेहमान यानी जबरदस्ती गले पड़ना। सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। तो यह जो है अंतःकरण की बात माननी चाहिए। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। और काला अक्षर भैंस बराबर यानी बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़। और जैसे नाग नाथ वैसे सांप नाथ, दोनों ही दुष्ट। तो यानी इसका जो सही युग्म होगा वह होगा आपका सी डी ए बी, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द चयन कीजिए। पृथ्वी को धारण करने वाला, पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए महिधर शब्द होगा, महिधर। इसका ऑप्शन भी सही है। किस वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं है? किस वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं है? 4 वाक्य दिए गए हैं, आप लोग वाक्य को ध्यान से पढ़िए। आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, आपके रहने का दर्जा ऊंचा है, आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, और आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है। तो इसका आपका ऑप्शन डी सही है, यह शुद्ध वाक्य है। बाकी तीनों जो है अशुद्धियां हैं। निम्नलिखित में से किरण का समानार्थी नहीं है। कौन सा एक शब्द जो है किरण का समानार्थी शब्द नहीं है? तो इसमें चश्म, चश्म जो शब्द है यह किरण का समानार्थी नहीं है। बाकी अंशु, प्रभा, मरीचि, ये तीनों जो है किरण के समानार्थी शब्द हैं। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। इसमें कौन सा एक युग्म जो है सही आपको पहचानना है। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेता, जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक, जो लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, जो आंख से परे हो प्रत्यक्ष। इसमें जो सही युग्म है वो आपका ऑप्शन सी वाला, जो लौट कर आया, जो लौट कर आया हुआ के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होगा वह प्रत्यागत। जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए अभिनेत्री होता है, अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता हो उसके लिए एक शब्द जो होता है वह वैयाकरण होता है, वैयाकरण। और जो आंखों से परे हो वह परोक्ष होता है। इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। नई पराग, नई मधुर मधु, नई विकास इह काल, अली कली ही सौ बिंध्यो आगे कौन हवाल, में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है अन्योक्ति अलंकार है। इसका सी ऑप्शन सही है। कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, समाचार, व्यापारीगण, पानी, हस्ताक्षर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पानी जो है हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, बाकी तीनों जो है बहुवचन के शब्द हैं। इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। बहु बहु का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने। तो बहु का जो अर्थ होता है, बहु का वह अत्यधिक होता है, और बहु का जो अर्थ होता है वह पुत्रवधू से होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, सज्जन में कौन सी संधि है? गुण, विसर्ग, व्यंजन, अयादि। तो सज्जन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो उसका जो विच्छेद होगा सत धन जन, यानी इसमें व्यंजन संधि है। इसका ऑप्शन सी सही है। पाणी, पाणी का समानार्थी पद कौन सा है? मुख, कर, उदर, स्कंध। तो
जो पाणी का समानार्थी पद है वो आपका ऑप्शन बी। कर जो है पाणी का समानार्थी शब्द है, इसका ऑप्शन बी सही है। प्राची शब्द का विलोम क्या है? उदीची, प्रतीची, नवीन, समीची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। प्राची शब्द का जो विलोम होता है वह प्रतीची होता है। किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? यशोदा, पयोद, तमोगुण, महोदधि। तो इसका जो संविच्छेद करेंगे यशोदा का, तो यशय, यशय धन दा, और पयोद का पाया धन दा, और तमोगुण का तमय धन गुण, और महोदधि का इसमें महा धन उदधि। इसमें गुण संधि है, इसमें गुण संधि हो जाएगा। बाकी तीनों में जो है विसर्ग संधि का प्रयोग है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। महोदधि में विसर्ग संधि नहीं है। इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? चौपाई, रोला, दोहा, इनमें से कोई नहीं। तो चौपाई जो है 16 मात्राओं वाला छंद है, इसका ऑप्शन ए सही है। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 5, 9। तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। 2 प्रकार के होते हैं विभाव, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। इसका ऑप्शन भी सही है। किस वर्ग की सभी ध्वनियां मूर्धन्य हैं? 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी है। ट, ठ, ड, ढ और श, इनका जो उच्चारण स्थान है वह मूर्धन्य है, इसका ऑप्शन डी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 19 शब्द में उपसर्ग है। 19 का जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें जो है उन धन नीस, इसमें नीस जो है मूल शब्द हो जाएगा और उन उपसर्ग हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही है। जीवन प्लस अनुकूल, जीवन धन अनुकूल का संधि रूप क्या होगा? दोनों को जोड़ने पर जो है कौन सा शब्द बनेगा? 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसमें ऑप्शन ए जीवनानुकूल, जीवनानुकूल होगा इसका सही आंसर। ए वाला ऑप्शन इसका सही है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7, 8। तो भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु भूतकाल। ये 6 भेद होते हैं भूतकाल के, इसका ऑप्शन बी सही है। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज है या संकर है? तो तिलक जो है तत्सम शब्द है, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला जो क्वेश्चन है वह सुमेलित करना है। एक तरफ शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है ये पर्यायवाची शब्द है, उनको सुमेलित करना है आपस में। अमृत, रात्रि, द्रौपदी, कृष्ण। तो अमृत का जो पर्यायवाची है वह आपका अमी हो जाएगा, रात्रि का त्रियामा हो जाएगा, द्रौपदी का यह आपका कृष्णा हो जाएगा, और कृष्ण का राधा रमण हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3, 2, 4, 1, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। मुहावरों को सुमेलित करना आप इसमें पहला दिया गया है, इसमें सिर पर भूत सवार होना, दाल भात में मुसलचंद, गूलर का फूल होना हो जाना, और ताड़ का वृक्ष। इनके अर्थों के साथ जो है सुमेलित करना है। तो सिर पर भूत सवार होना, सिर पर भूत सवार होना यानी धुन लग जाना, धुन लग जाना। दाल भात में मूसलचंद, तो यानी बिना मतलब दखल देना। गूलर का फूल हो जाना यानी कम दिखना, और ताड़ का वृक्ष होना यानी किसी के काम ना आना, ताड़ का वृक्ष। यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका गा, का, घ और आपका ख,
यानी इसका डी ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन से थे? तो धर्मयुग के जो संपादक थे पत्रिका के, वह धर्मवीर भारती थे। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? निम्न में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? तो इसमें जो है ला, ला जो है अंतःस्थ व्यंजन है, और इसके अलावा जो है या, र, ला और वा, ये सभी व्यंजन जो है अंतःस्थ व्यंजन है। प का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, और च का तालु है, और ट का जो हो जाएगा आपका मूर्धा हो जाएगा, मूर्धा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जो अंतःस्थ व्यंजन है वह ला है। निम्न में कौन मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला या सभी? तो ये तीनों जो है मात्रिक छंद हैं। जिन छंदों में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है तो उन्हें जो है मात्रिक छंद कहलाता है, वह जो है मात्रिक छंद कहलाता है। तो दोहा में भी निश्चित होती है, चौपाई में, रोला में, तीनों में जो है इनकी मात्राएं निश्चित होती हैं। इसका ऑप्शन डी सही है, ये सभी। इति और ईत, इस इत और इस इत का अर्थ क्या होगा? आप लोग ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर है आपका, इस इत का जो अर्थ होगा वह समाप्ति होगा, और इस इत का जो अर्थ होगा वह आपदा होगा। इसका ऑप्शन ए सही है। इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यानी वह शब्द जो होगा वह तद्भव होगा। दीपक, दीठ, ऐश्वर्य या तैल? तो इसमें ऑप्शन बी सही है। दीठ शब्द जो है, दीठ यह तद्भव शब्द है। बाकी दीपक, ऐश्वर्य, तैल ये तीनों जो है तत्सम शब्द हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं, आपको यह बताना है। शुक्ल कृष्ण, प्रमुख गौड़, तृष्णा मिश्रा और कृतज्ञ का कृतज्ञ। तो जो विलोम युग्म आपका सही नहीं है वह आपका ऑप्शन सी, तृष्णा का जो विलोम होता है वह वी तृष्णा होता है, वी तृष्णा। बाकी तीनों जो है सही सुमेलित है। शुक्ल का कृष्ण, प्रमुख का गौड़ और कृतज्ञ का कृतज्ञ, यह विलोम जो है सही है। बाकी सी वाला ऑप्शन जो है यह सही युग्म नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? जगदम्बा, विद्यालय, संतोष, अहंकार। इसमें विद्यालय शब्द में जो है, विद्यालय शब्द में व्यंजन संधि नहीं है। इनका जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो यह हो जाएगा जगत धन अम्बा, जगदम्बा, और यह हो जाएगा विद्याधन आला, यानी इसमें स्वर संधि है, स्वर संधि। संतोष में सम धन तोष हो जाएगा, सम धन तोष। और अहंकार का जो हो जाएगा अहमकार हो जाएगा, अहम धन कार। इन तीनों में जो है जगदम्बा, संतोष, अहंकार में तीनों में व्यंजन संधि है, और विद्यालय में स्वर संधि है। इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक शब्द जो है अशुद्ध है? कोमलांगी, सम्मिलित, उत्कर्षता और अनुग्रहित। इसमें जो अशुद्ध शब्द है वह आपका ऑप्शन सी है। उत्कर्षता जो है यह अशुद्ध शब्द है, और इसका जो शुद्ध रूप है वह उत्कृष्टता होता है, उत्कृष्टता। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। बाकी तीनों जो है कोमलांगी शुद्ध है, समृद्ध भी शुद्ध है, और अनुग्रहित भी शुद्ध है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हिंदी की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष रिलीज हुई थी? यह 1931 में रिलीज हुई थी, और इसके जो फिल्म के निर्देशक थे वह आरदेशिर ईरानी
इस फिल्म के निर्देशक थे। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? रश्मि नीरजा, निहार, सांदगीत। तो इसमें जो सही आंसर आपका वह हो जाएगा निहार। महादेवी वर्मा का जो प्रथम काव्य संग्रह है वह निहार है, और इसका जो पहला संस्करण रिलीज हुआ था वह 1930 में हुआ था। 1930 में यह प्रकाशित हुआ था। इसका ऑप्शन सी सही है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो उसे यति कहते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को जो है यति कहते हैं। इसका सी सही है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो दर्शन। दर्शन शब्द का प्रयोग जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। बाकी नारी, लता, गाय ये सभी जो है एक वचन के शब्द हैं। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। दोस्तों, अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनो ग्रुप सी ग्रुप डी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यह कोर्स आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर परचेज कर सकते हैं। इस समय डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप लोग जो है डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। दिए गए शब्दयुग्म का अर्थ ज्ञात कीजिए। आकर, आकार, दो शब्द दिए गए हैं, संस्कृत शब्द दिए गए हैं, इनमें से उनका अर्थ ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिया गया है सही, आप लोग आंसर चुनिए। तो आकर का जो अर्थ होता है वह खान होता है और आकार का रूप हो जाएगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली या भक्तमाल। तो इनकी जो रचना नहीं है तुलसीदास की वह भक्तमाल है। भक्तमाल जो रचना है वह संत नाभादास की है। नाभादास की रचना है। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? पंक्ति दी गई है, रहीमन पानी रखिए राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इस पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है श्लेष अलंकार है। इसका ए सही है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। मध्य रात्रि का समय के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह निशीथ होता है। निशीथ का जो अर्थ होता है वह मध्य रात्रि का समय होता है। प्रदोष जो होता है, प्रदोष वह सूर्यास्त का समय होता है। संध्या काल का जो समय होता है वह प्रदोष कहलाता है। और उषा काल जो भोर का समय होता है, भोर का समय उषा काल। और विभावरी जो होता है वह तारों वाली रात के लिए एक शब्द प्रयोग होता है। विभावरी का अर्थ होता है वह तारों वाली रात। तो इसमें मध्य रात्रि का समय जो है उसके लिए एक शब्द निशीथ का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। विस्मय, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? हास्य, शांत, अद्भुत, विभत्स। तो इसका सही आंसर आपका अद्भुत होगा। अद्भुत का जो अस्थाई भाव है वह विस्मय होता है। हास्य का जो अस्थाई भाव है वह आपका हास होता है, हास। शांत का निर्वेद, निर्वेद। और विभत्स का जुगुप्सा, जुगुप्सा। इसका ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? एक वाक्य इसमें से शुद्ध है, आपको वह पहचानना है। सब तरह के वर्ग के लोग सभा में उपस्थित थे। बी वाला ऑप्शन है, यह बात कहने में अनन्या को संकोच ना होगा। और सी ऑप्शन है, इस बात को कहने में अनन्या को संकोच ना होगा। और डी ऑप्शन है, बाजार में झुंडों के झुंड जानवर खड़े थे। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इस बात को कहने में अनन्या को संकोच ना होगा, यह जो है शुद्ध वाक्य है। पहले वाक्य में जो अशुद्धि है, सब तरह के वर्ग के लोग सभा में उपस्थित थे, तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा, सब तरह के लोग सभा में उपस्थित थे। और बाजार में झुंडों के झुंड जानवर खड़े थे, तो इसमें बाजार में
झुंड के झुंड जानवर खड़े थे, यह शुद्ध हो जाएगा। तो इस वाक्य का, इस प्रश्न का जो शुद्ध वाक्य है वो आपका ऑप्शन सी है। निम्नलिखित शब्द और पर्यायवाची से संबंधित गलत विकल्प का चयन कीजिए। 4 विकल्प दिए गए हैं। अटखेली का जो पर्यायवाची दिया गया है कौतुक क्रीड़ा, अचानक का जो पर्यायवाची दिया गया है अकस्मात अनायास, और आवश्यक का जो पर्यायवाची दिया गया है अनिवार्य आरंभिक। आदि का पर्यायवाची है आदि का पहला प्रथम। इसमें जो गलत युग्म है वह आपका ऑप्शन सी है। आवश्यक का जो पर्यायवाची होता है वह अनिवार्य होता तो है लेकिन आरंभिक नहीं होता है। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी जो है गलत है, बाकी तीनों जो है युग्म सही सुमेलित हैं, ए, बी और डी। आवश्यक के पर्यायवाची में जो है अनिवार्य, अपरिहार्य, ये जो है अनिवार्य के पर्यायवाची है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विलोम शब्दों में से संबंधित गलत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी गलत विकल्प चुनना है आपको। कौन सा युग्म जो है गलत है? देय अदेय, दिव्य अदिव्य, दक्ष अदक्ष, विहित निषिद्ध। इसमें जो गलत युग्म है वह आपका ऑप्शन ए। देय का जो विलोम होता है वह द्विदेय होता है, विदेय, अदेय नहीं होगा यहाँ पे। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, इसमें नहीं पूछा जा रहा है। खग, शकुन, शकुंद, शकुंत। इसमें जो सही आंसर आपका वो है आपका ऑप्शन सी। शकुंत जो है, शकुंद, शकुंद ये आपका पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। खग, शकुन, शकुंत ये तीनों जो है पक्षी के पर्यायवाची हैं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऊट पटांग शब्द में पद समास होता है। ऊट पटांग शब्द में समास होता है बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष। तो ऊट पटांग में तत्पुरुष समास होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? उसमें जो है अपादान कारक प्रयुक्त होता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, यानी वो जो शब्द होगा वह तत्सम होगा। राजा, खेत, किसान, दाहिना। इसमें राजा जो शब्द है वह आपका तत्सम शब्द है, बाकी खेत, किसान, दाहिना ये तीनों तद्भव शब्द हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अशुद्ध शब्द है अनसुया, ऐनक, आध्यात्मिक, संशय। तो इसमें जो अशुद्ध है वो आपका ऑप्शन सी है। यह आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक नहीं होता है, यह आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द कौन सा एक है आपको पहचानना है। गात्र, अगम्य, सांकल, श्रृंगाल। तो इसमें जो है आपका सांकल शब्द जो है, सांकल यह तद्भव शब्द है, बाकी गात्र, अगम्य, श्रृंगाल ये तीनों जो है तत्सम शब्द हैं। सांकल का जो तत्सम शब्द होगा श्रृंखला होगा, श्रृंखला। श्रृंखला का जो तद्भव होगा वह सांकल होगा। श्रृंगाल का जो तद्भव होगा वह आपका सियार होगा, सियार। ये आपका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। अगला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्दों में से गलत विकल्प का चयन करना है। जो न जानता हो अनभिज्ञ, जो क्षय ना हो सके अक्षय, जिस पर मुकदमा हो अभियुक्त, जो ऋण ले अधमर्ण। तो इसमें जो आपका गलत विकल्प है वह आपका ऑप्शन ए है। जो न जानता हो उसके लिए एक शब्द जो होता है वह अज्ञ होता है, अज्ञ। बाकी तीनों जो है, जो क्षय ना हो सके अक्षय, जिस पर मुकदमा हो उसे अभियुक्त, और जो ऋण ले उसे अधमर्ण के लिए एक शब्द जो है प्रयुक्त होता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। खरा खेल फरुखाबादी मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? खर्चीला होना, उदारता से, सही काम या दूसरों के आगे हाथ फैलाना। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। खरा खेल फरुखाबादी मुहावरे का अर्थ जो होता है वह सही काम होता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। 4 वाक्य दिए गए हैं। धोबी ने अच्छे कपड़े धोए, तेरा उत्तर मुझसे अच्छा है, मुझे उनसे खतरा है, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह आपका ऑप्शन सी है, मुझे उनसे खतरा है, यह एक शुद्ध वाक्य है। धोबी ने अच्छे कपड़े धोए, तो धोबी ने अच्छे से कपड़े धोए, यह शुद्ध हो जाएगा। तेरा उत्तर मुझसे अच्छा है, आपका उत्तर मेरे से अच्छा है, यह शुद्ध हो जाएगा। किसका ऑप्शन सी सही है? सी ऑप्शन इसका शुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों को एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित किया गया है, इनमें से कौन सा शब्द सही परिवर्तित नहीं है? नारी नारी वृंद, नेता नेतागण, गुरु गुरुजन, भक्त भक्तजन भक्तगण। तो इसका जो सही आंसर आपका वो आपका ऑप्शन बी वाला, बी जो है यह सही है। यह सही बहुवचन में परिवर्तित नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे होगा तो नेता लोग होंगे, नेता नेता लोग। बाकी तीनों जो है सही परिवर्तित है। नारी का नारीवृंद, गुरु का गुरुजन और भक्त का भक्तगण। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा कारक निहित है? मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के लिए अनाज और कपड़े बंटवाए। इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान, अपादान, अधिकरण या करण। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है। के लिए जो है मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के लिए अनाज और कपड़े बंटवाए, इसमें संप्रदान कारक है। इसका ऑप्शन ए सही है। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधानों तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो, कौन सा समास कहलाता है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कर्मधारय समास होता है। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधानों तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो, तो वह जो है कर्मधारय समास होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक का राजभाषा संबंधी प्रावधान है। इसका ऑप्शन सी सही है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। निम्न में से कौन सा अलंकार है? संदेह, अतिशयोक्ति, उपमा, भ्रांतिमान। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार है इस पंक्ति में। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सुगंध युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण, सुंदर वस्तु में और गुण होना या सुगंधित सोना। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुंदर वस्तु में और गुण का होना जो है सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। अवलंब अविलंब का सही अर्थ क्या होगा? दोनों संस्कृत शब्द हैं, इनमें जो है दोनों का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अवलंब का जो अर्थ हो जाएगा वह सहारा हो जाएगा और अविलंब का जो अर्थ हो जाएगा वह तुरंत हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नानी, कहानी, रानी, पानी। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पानी शब्द जो है पुल्लिंग है, पुल्लिंग है पानी शब्द। और बाकी तीनों जो है रानी, नानी, कहानी, रानी, ये तीनों जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ब्रज, पाली, खड़ी बोली, प्राकृत। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन बी है। पाली जो है संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। इसका ऑप्शन बी सही है। अजर अजिर शब्द युग्म का अर्थ है? अजर अजिर। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा
अजर का जो अर्थ हो जाएगा जो वृद्ध ना हो, और अजीर का जो अर्थ हो जाएगा वह आंगन हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है? माधुर्य की, ओज की, प्रसाद की या सभी की? तो इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन बी है। वीर रस में जो है ओज गुण की जो है प्रधानता होती है। इसका ऑप्शन बी सही है। छप्पय कितनी चरणों का छंद है? 10, 12, 6, 24? तो छप्पय में जो है कुल 6 चरण होते हैं। छप्पय में 6 चरण होते हैं और यह जो है रोला और उल्लाला छंदों के मिश्रण से जो है यह बनता है। इसमें जो है रोला के पहले 4 के जो चरण होते हैं वह रोला होता है, पहले 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण जो है उल्लाला के होते हैं। तो यह जो है छप्पय छंद बनता है। इसका ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रचना दिया गया है और रचनाकार दिए गए हैं। सुजात सागर बिहारी, रस विलास देव, संगीत राज राणा कुंभा और रघुवंशम कालिदास। तो इसमें जो गलत युग्म है वह आपका ऑप्शन ए है। सुजान सागर जो रचना है यह बिहारी की नहीं है, यह घनानंद की रचना है। यह घनानंद की रचना है सुजान सागर। इसका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, हिंदी वर्ण में मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5? तो हिंदी वर्ण में मात्रा के आधार पर जो स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। इसका ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नोत्तरी थे जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।